डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। सबसे पहली बात कि कंज्यूमर होता क्या है। कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो इकोनॉमी में, जो कि किसी भी इकोनॉमी में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। कंज्यूमर की संस्कृति हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि कंज्यूमर जो होता है वो अपने पास उपलब्ध लिमिटेड संसाधनों के द्वारा उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं उसे वो इस प्रकार से खर्च करता है या इस प्रकार से मैनेज करता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम दो तरीकों से मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला होता है यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा होता है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। यूटिलिटी अप्रोच बेसिकली ये जो अप्रोच है वो मार्शल द्वारा दिया गया था। इस अप्रोच में मार्शल कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है तो उससे उपयोगिता मिलती है। उस उपयोगिता को हम मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति एक सेव खाता है तो उसे 10 यूटिल के बराबर अनुभव प्राप्त होता है, और ठीक वही व्यक्ति अगर एक आम खाता है तो उसे 5 यूटिल। तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को जो सेव से मिलने वाली उपयोगिता होती है वो आम की आधी है। ठीक उसी तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को भी हम यूटिलिटी अप्रोच के द्वारा देख सकते हैं। सबसे पहली बात कि यूटिलिटी अप्रोच के कुछ एजम्पशंस होते हैं। सबसे पहला एजम्पशन होता है रैशनैलिटी, यानी हम मानते हैं कि जो कंज्यूमर होता है वो एक रैशनल बीइंग है, यानी विवेकशील है। उसे ये पता है कि उसे किन वस्तुओं का उपभोग करना है, किसमें उसे सबसे ज्यादा उपयोगिता मिलती है। वह अपनी दी हुई इनकम के द्वारा उन वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता को वो मेजर करेगा और फिर इसके बाद उस वस्तु को कंज्यूम करेगा। फिर लिमिटेड मनी इनकम, यानी उसकी जो आय है वो दी हुई है। फिर डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, यानी हम सब जानते हैं कि जब एक वस्तु का उपयोग करते हैं तो हमें जो उससे मिलने वाली उपयोगिता होती है, जब उसी वस्तु का हम दूसरी बार उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता पहले की तुलना में कम हो जाती है। यानी कि जब सपोज करिए कि एक व्यक्ति अगर भूखा है, वह एक रोटी खाता है तो उसे ज्यादा यूटिलिटी मिलती है, लेकिन जब वही दूसरी रोटी की इकाई खाता है तो उससे वो पहले की तुलना में कम संतुष्टि की अनुभूति होती है, यानी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगती है। फिर कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी कि ये जो यूटिलिटी है इसको हम मेजर कर सकते हैं। किसके फॉर्म में? यूटिल के फॉर्म में। मान लीजिए कि अगर सेव है तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वो 5 यूटिल के बराबर है, जस्ट लाइक एस। फिर कांस्टेंट मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, हम ये कहते हैं कि जो मुद्रा होती है उससे मिलने वाली जो मार्जिन यूटिलिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। एंड द लास्ट इंट्रोस्पेक्शन मेथड या अप्रोच, ये जो होता है ये यूटिलिटी अप्रोच आपका आत्मदर्शन यानी अंदर की अनुभूति होती है। मतलब ये जो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, ये मानकर ये अप्रोच दिया गया। ये सिद्धांत कहता है कि मान लीजिए एक उपभोक्ता है, उसकी इनकम दी हुई है, यानी अगर इनकम दी हुई है तो वो अपनी इनकम को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करता है जिससे कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको मिल सके। यानी अगर उसके सामने 2 कमोडिटी है, ए और बी, तो उन वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, साथ ही उन वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं उनकी वो तुलना करता है, और इसके बाद अगर उसे महसूस होता है कि ए कमोडिटी से उसे ज्यादा उपयोगिता मिलती है बी कमोडिटी की तुलना में, तो वो ए वस्तु का उपभोग तब तक बढ़ाता चला जाएगा जब तक कि ए और बी की से मिलने वाली उपयोगिता समान नहीं हो जाती। साथ ही साथ उनकी कीमतों का भी वो तुलना करता है। तो इस तरह से कंज्यूमर के जो इक्विलिब्रियम की पहली जो शर्त होती है वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए अपॉन पी ए इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी बी अपॉन पी बी। यानी पहला कंडीशन क्या है कि ए कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, उसकी कीमत पी ए का जो रेशियो है वो बी कमोडिटी के मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और उनके कीमत के अनुपात के बराबर हो। दूसरा जो कंडीशन है वो है ये है कि ए और बी से मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी उनके प्राइस रेशियो के बराबर हो, यानी एमयू ए अपॉन एमयू बी इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी। दूसरा कि उसकी आय दी हुई है, यानी कि अपनी दी हुई आय को समस्त वस्तुओं की
पर खर्च कर सके। यहाँ तो y इक्वल टू पी ए इंटू ए प्लस पी बी इंटू बी। पी ए यहाँ पे प्राइस है, ए यूनिट है ए कॉमोडिटी की, प्लस पी बी बी कॉमोडिटी की प्राइस है, इंटू बी यानी बी की इकाई। यहाँ पर हम एक सारणी लेते हैं जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि कैसे कंज्यूमर यूटिलिटी अप्रोच के द्वारा वो इक्विलिब्रियम पे रहता है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट 1 2 3 4 5 है। ए की जो उपयोगिता है, मान लीजिए पहली यूनिट है तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो 100 है। फिर दूसरी इकाई 80 है, 60 है, 40 है, 20 है। बी की भी इसी तरह हम देख सकते हैं, 80 है, 60 है, 40 है, 20 है, 10 है। इसकी उपयोगिता लगातार घटती है। हम पहले ही बोल चुके हैं कि मार्जिन यूटिलिटी बेस्ड है, यानी जैसे हम एक वस्तु का उपभोग करते जाते हैं वैसे वैसे उसकी मार्जिन यूटिलिटी घटती जाती है। इफ कि मान लीजिए कि जो उपभोक्ता है उसकी इनकम 12 रुपए है और प्राइस ए की प्राइस क्या है 2 रुपए और बी की प्राइस है 1 रुपए, तो हम सबसे पहले अपना पहला जो कंडीशन है MU A अपॉन PA इक्वल टू, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चौथी इकाई को हम ले लेते हैं एज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी 40 डिवाइडेड बाई 2। प्राइस क्या है ए कॉमोडिटी की 2 रुपए और मार्जिन यूटिलिटी हमारी कितनी है ए कॉमोडिटी की 40। अगर हम डिवाइड करें तो हमें 20 यूटिल मिलता है। ठीक उसी तरीके से हम अगर बी का भी अगर मेजर करना चाहें तो देखिए तो 20 के बराबर है, यानी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बी अपॉन प्राइस बी। तो 20 इज डिवाइडेड बाई 1, तो 20, यानी ये जो पहली कंडीशन है वो ये यहाँ पे फुलफिल हो गई, 20 इक्वल टू 20। अब दूसरे कंडीशन को देखते हैं, MU A अपॉन MU B, यानी दोनों वस्तुओं से मिलने वाली जो मार्जिन यूटिलिटी है उसका रेशियो उनकी कीमतों के रेशियो के बराबर हो। तो MU A अपॉन MU B यानी 40 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 2। इधर देखिए PA अपॉन PB, 2 इज डिवाइडेड बाई 1, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू 2। फिर हम देखते हैं कि एक उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को इन दो कमोडिटीज पे खर्च कर पाता है या नहीं। अगर मान लीजिए हम पहले बोल चुके हैं कि जो उपभोक्ता की इनकम है वो 12 रुपए है, तो इसका ऊपर का जो सूत्र है PA इंटू ए, PA यानी ए कमोडिटी की प्राइस क्या है 2 रुपए और ए की क्या है चौथी यूनिट लिए हैं। इसी तरह से बी कमोडिटी की जो प्राइस है वो 1 रुपया है और उसकी चौथी इकाई, तो 8 प्लस 4 इक्वल टू 12। लेकिन इस थ्योरी की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स थी वो ये थी कि हम यूटिलिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यूटिलिटी एक आपकी साइकोलॉजिकल फिनोमेना होती है। जब किसी वस्तु का हम कंजम्पशन करते हैं तो उससे उसकी जो अनुभूति होती है कि उससे हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसका मेजरमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो है कि मनी की मार्जिन यूटिलिटी कांस्टेंट होना। ये जैसे जैसे हम मुद्रा खर्च करते जाते हैं वैसे वैसे उससे जो मार्जिन यूटिलिटी होती है वो मनी के टर्म्स में बढ़ने लगती है, यानी ये कांस्टेंट नहीं रह सकता। तीसरी जो प्रॉब्लम आती है रेशनैलिटी, यानी उपभोक्ता को सब कुछ पता होता है, ये जरूरी नहीं होता। फिर ये जो है ये अगर सोसाइटी में या मार्केट में बहुत तरह की वस्तुएं जब उपलब्ध होती हैं तो हम वहां पे यूटिलिटी अप्रोच हमारा लागू नहीं हो पाता है। तब हम क्या करते हैं कि विभिन्न वस्तुओं से जो मिलने वाली उपयोगिता होती है उसका मेजरमेंट करना बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस तरह में हम यूटिलिटी फंक्शन हमारा लागू नहीं हो पाता है। दूसरी बात है कि अगर वस्तुओं की प्राइस अगर बढ़ती है तब हम यूटिलिटी को कैसे मेजर करेंगे। तीसरी जो इस यूटिलिटी फंक्शन को अफेक्ट करता है वो होता है टेस्ट, फैशन, ये सारी चीजें आपके कंजम्पशन को अफेक्ट करता है। कई बार ऐसी चीजें होती है कि अगर महंगी है लेकिन वो फैशन में है तो हम उसे परचेज कर लेते हैं। इसकी कॉन्ट्राडिक्शन में एक और अप्रोच आया जिसे हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच क्या कहता है, इन्होंने उपयोगिता को मापा है मनी के टर्म्स में, बट इन्होंने कहा कि नहीं, हम माप नहीं सकते लेकिन ऑर्डर दे सकते हैं, यानी क्रम दे सकते हैं। यदि मान लीजिए कि जब एक व्यक्ति भूख लगी है और वो पहली रोटी खाता है तो उसे कुछ उपयोगिता मिलती है, फिर दूसरी रोटी खाता है तो उसे फिर कुछ उपयोगिता मिलती है।
यूटिलिटी अप्रोच कहता है ये जो उपयोगिता होती है इसको हम यूटिल के फॉर्म में माप सकते हैं, लेकिन एक डिफरेंस कर्व कहता है कि नहीं, हम ये कहते हैं कि जो व्यक्ति पहली बार उसने रोटी खाई थी उससे उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, दूसरे वाले से उसे कम मिलता है। यानी एक हम ऑर्डर एक एक क्रम दे सकते हैं कि पहले वाले से ज्यादा मिली थी, दूसरे वाले से कम मिली थी। यानी इंडिफरेंस कर्व कहता है कि ये दो या दो से अधिक वस्तुओं के उन संयोगों को बताता है जिसपे कि हमारा उपभोक्ता कांस्टेंट न्यूट्रल होता है। इस थ्योरी के भी अपने कुछ एजम्पशंस थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखने के लिए। सबसे पहला जो एजम्पशन है वो ये है कि मनी इनकम इज कांस्टेंट, हमारा जो उपभोक्ता की जो आय है वो स्थिर है। एक्स और वाई इज अ होमोजेनियस गुड्स आर अ नियरली सब्स्टिट्यूटेबल, परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट में, उपभोक्ता जो है वो रैशनल है। फिर एक्स और वाई के बीच में जो कांस्टेंट जो प्रेफरेंस है वो हमारा कांस्टेंट है। फिर टेस्ट में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग, टेस्ट फैशन में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होती है। एंड लास्ट की जो एक्स और वाई की कीमत है वो हमारी कांस्टेंट होती है। फिर इसमें जो सबसे पहली जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की शर्त होती है वो ये होती है, द बजट लाइन शुड बी द टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। बजट लाइन, सबसे पहली बात कि बजट लाइन क्या होता है, यानी बजट लाइन यानी उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता की जो आय होती है अपनी उस आय को दो वस्तुओं के दिए हुए मूल्य पे वो खर्च करता है, इसे ही हम बजट लाइन कहते हैं। यानी दोनों वस्तुओं की कमोडिटी की दो प्राइस दी हुई है, उपभोक्ता उसकी कुछ मात्रा परचेज करता है अपनी दी हुई इनकम से। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स और वाई दो कमोडिटी है, कॉम्बिनेशन फर्स्ट, यानी जब हम एक पहला कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उपभोक्ता एक्स की 5 इकाई का यूज करता है लेकिन वाई की 0 इकाई है। फिर कॉम्बिनेशन अगर दो यूज करते हैं तो उपभोक्ता को एक्स की इकाई जब घटाता है यानी 5 से 4 होता है तो वो वाई की एक इकाई प्राप्त करता है 2। ठीक इसी तरह से कॉम्बिनेशन चलता जाएगा, एक्स की इकाई घटती जाएगी, वाई की इकाई बढ़ती जाएगी। यदि उपभोक्ता की आय 10 रुपए है और एक्स की प्राइस 2 रुपए है और वाई की प्राइस 1 रुपए है, तब कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। तो हम देखते हैं कि जो कॉम्बिनेशन चौथा है वहां पे वो एक्स की 2.5 इकाई और वाई की 5 इकाई खरीद सकता है अपनी दी हुई इनकम से। यानी 2.5 गुणे 2 = 5 और 5 गुणे 1 = 5, तो हो गया 10 रुपए, जो कि उपभोक्ता की इनकम ही 10 रुपए है। इसे हम डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं। ये जो लाइन है 10 to 5 ये उपभोक्ता की बजट लाइन है। साथ ही ये I1 I2 ये इंडिफरेंस कर्व है, ये दिखाता है कि नीचे का जो इंडिफरेंस कर्व है ये लो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाता है, I2 आपके हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाता है। I2 आपका टेंजेंट करता है आपकी बजट लाइन से E पॉइंट पे। तो ये जो E पॉइंट है ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा कंज्यूमर के लिए। तो इस पॉइंट पे उपभोक्ता Y की 5 इकाइयों का उपभोग करता है और X की 2.5 इकाई का। सपोज कि अगर I2 की बात करते हैं, I2 में मान लीजिए इस पॉइंट पे है, तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर हमें 2 पॉइंट देखने को मिलता है, ये और साथ ही साथ ये। लेकिन ये नीचे का है, इसके ऊपर हमारा एक I2 है। हमेशा इंडिफरेंस कर्व में ये कहते हैं कि जो ऊंचा वाला इंडिफरेंस कर्व होता है वो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। साथ ही साथ उपभोक्ता का एक और इक्विलिब्रियम पॉइंट है या कंडीशन है, और हम ये कहते हैं कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड द बजट लाइन शुड बी सेम। ये कहता है कि जब इक्विलिब्रियम की जो अवस्था होती है यानी इस पॉइंट पे आपका प्राइस लाइन का स्लोप और आपका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो प्राइस लाइन का स्लोप क्या होता है, px/py, यानी x कमोडिटी और y कमोडिटी की जो कीमतें होती है वो प्राइस लाइन का स्लोप होता है। और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी इस पॉइंट पे आपका MRS = px/py। फिर एक और इसकी कंडीशन होती है, इट शुड बी कन्वेक्स टू ओरिजिन, यानी जो इंडिफरेंस कर्व है वो आपकी कन्वेक्स टू ओरिजिन होनी चाहिए। कन्वेक्स टू ओरिजिन के मतलब क्या है कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है
इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमेशा डाउनवर्ड की तरफ होना चाहिए। ये जो इस्ट है, यानी ये जब होता है तो हमारा क्या होता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटता हुआ होता है। सपोज कि अगर ये कॉन्वेक्स ना होकर कनकेव होता है, इस फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ता हुआ होता है, न कि घटता हुआ। थैंक यू।